डियर स्टूडेंट, आज हम 3D एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स, संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरण प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। जो डी ब्लॉक तत्व है उसमें स्पेशली हम यहाँ पर 3D वाले तत्वों का जिक्र करेंगे। वो बहुत सारी रिएक्शंस में वो धातु या उसके मिक्स धातु जो है वो कैटलिस्ट की भांति, उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, और बहुत सारी रिएक्शंस में जो है ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए इनमें कैटालाइटिक एक्टिविटी या उत्प्रेरकीय सक्रियता पाई जाती है, जो कि संक्रमण तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अब ये जो संक्रमण तत्व है, इनमें उत्प्रेरक गुण क्यों पाया जाता है, इसके जो पीछे क्या लॉजिक है, बहुत सारे रिएक्शन हम एग्जांपल लेंगे। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इन ये जो तत्व है, इन तत्वों के अंदर जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने की, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है। और इस परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था के गुण की वजह से ये तत्व जो है उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण है। उत्प्रेरक गुण इनका महत्वपूर्ण है और विभिन्न रिएक्शनों में इनको काम में लिया जाता है। देखिए, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट क्या होता है, ये जो क्या करते हैं मोस्टली, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, और उत्प्रेरक जो है वो उसकी बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होती है, वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शंस को तो बढ़ाते हैं, साथ साथ ये जो उत्प्रेरक जितनी मात्रा में लिए वो जो है अभिक्रिया के बाद में उतनी मात्रा में वापस मिल जाता है। कहने का मतलब ये कंज्यूम नहीं होते हैं। ये उत्प्रेरक अभिक्रिया जो है उत्प्रेरक के बारे में हम जो है जानते हैं। ये मतलब उत्प्रेरक के बारे की खासियत है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, खुद कंज्यूम नहीं होते हैं, और जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाता है, ईजीली बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो संक्रमण धातु हैं, उन संक्रमण धातुओं में बहुत से तत्व और उसके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, और वो विभिन्न रिएक्शंस के अंदर काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, पैलेडियम है, पैलेडियम है। ये तो हैं कौन से, ये जो तत्व हैं ये तो सेकंड 3D और 4D सीरीज के। लेकिन जो 3D के जो तत्व हैं उसमें जैसे आयरन है, आपका निकिल है, यहाँ पर वेनेडियम है, जो है ये जो है बहुत सारी रिएक्शन के अंदर जो है कॉपर है, जिंक है, क्रोमियम है, ये बहुत सारी रिएक्शन के अंदर जो है 3D श्रेणी के तत्व जो है कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, और यह बहुत सारी रिएक्शंस में ये काम आते हैं। इसको हम 1 बाई 1 यहाँ पर लेते हैं। तो कुछ संक्रमण धातुओं की कुछ प्रमुख उत्प्रेरकीय अभिक्रिया को हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर लिया फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ नोट्स में दिया है कि जब FeSO4H2O के मिश्रण को, जिसको हम बोलते हैं फेंटोन रिएजेंट के रूप में, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण में एक विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, या ये अभिकर्मक प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस में कर देते हैं, एल्डिहाइड में कर देते हैं, अम्ल में नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये जो FeSO4H2O2, ये जो जिसको हम दोनों को मिलाकर के फेंटोन अभिकरण, ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट है। अब इसमें जो कैटलिस्ट जो काम कर रहा है वो कौन है, इसमें Fe है। कौन है इसमें, Fe, जो किसका है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। तो देखिए ये क्या करेगा, प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल है। जब फेंटोन अभिकर्मक या इस कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब इसमें रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए हम ये फेंटोन अभिकर्मक FeSO4H2O2 नहीं लें, तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन से एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। ये एल्डिहाइड बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड्स में कन्वर्ट। कहने का मतलब ये रिएक्शन या तो होगी नहीं, और होगी तो बहुत कम होगी, और उसमें प्रोडक्ट भी वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो FeSO4 और H2O2 है, फेंटोन रिएजेंट है, जिसमें Fe धातु है, वो एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर काम कर रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखिए ये एल्डिहाइड ले रहे हैं, और उस एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशंस करा रहे हैं, ऑक्सीकृत कर रहे हैं उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जैसे सपोज डेट हमने जो है एसेट एल्डिहाइड लिया है यहाँ पर। अब इस एसेट एल्डिहाइड के अंदर मैग्नीशियम एसीटेट एक कैटलिस्ट है, तो इस मैग्नीशियम एसीटेट के अंदर मैग्नीशियम धातु है, और इसकी प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन को कराते हैं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड यहाँ पर बन रहा है, रिएक्शन नंबर 2 में दिखाया गया है।
तो कहने का मतलब यहाँ मैग्नीशियम जो है इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर रिएक्शन ले रही है कि देखिए अमोनिया के निर्माण विधि जो है, जिसको हेबर मेथड से आप जूनियर सीनियर में पढ़ें, तो इसमें क्या है, इस हेबर मेथड के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हम कराते हैं तो अमोनिया प्राप्त होती है। ये तभी संभव है जब इस रिएक्शन के अंदर Fe और MO आयरन और मोलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक इसमें डालेंगे, तभी हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, यहाँ पर अमोनिया मिलेगी। कहने का मतलब इस हेबर विधि से जिससे लार्ज स्केल में अमोनिया का सिंथेसिस किया जाता है, उसमें हम आयरन और मोलिब्डेनम MO जो है एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब ये कैटलिस्ट का यहाँ पर कार्य करता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर और रिएक्शंस ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है इन रिएक्शनों के अंदर कॉपर या वेनेडियम या वेनेडियम उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं और यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। और इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर जो है, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है हमें नाइलॉन 66 के संश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले एडिपिक अम्ल का निर्माण करने के लिए साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉन के मिश्रण का कॉपर और वेनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है। जैसे ये रिएक्शन दे रही है। अब देखिए ये रिएक्शन तभी होगी, रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, लेकिन ये रिएक्शन तभी होगी जब इसमें कॉपर और वेनेडियम कैटलिस्ट आप डालेंगे। और कॉपर और वेनेडियम कौन से सीरीज के एलिमेंट है, 3D सीरीज के एलिमेंट। कहने का मतलब ये जो एलिमेंट है एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं और इसलिए इनमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं रिएक्शन में, तो इसलिए ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेनॉन, इन दोनों की रिएक्शन कराई, इन दोनों की रिएक्शन कराई और इन रिएक्शन में क्या करा रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, कॉपर और वेनेडियम जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एडिपिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, एडिपिक एसिड बन रहा है। ये तभी संभव है, ये रिएक्शन तभी संभव है जब हम यहाँ पर कैटलिस्ट लें, और कैटलिस्ट में कौन लें, 3D सीरीज के एलिमेंट का मतलब कॉपर और वेनेडियम। तो ये रिएक्शन, कहने का मतलब कि ये रिएक्शन बिना कॉपर और वेनेडियम कैटलिस्ट के बिना संभव नहीं है, इसलिए कॉपर और वेनेडियम इस रिएक्शन में एज एक्ट कैटलिस्ट काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी रिएक्शंस ले रहे हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। अब सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन और SO3 का फॉर्मेशन। देखिए इसके फॉर्मेशन में क्या करेंगे हम, SO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, मतलब उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमें SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पर कंपाउंड मिलेगा। अब ये जो रिएक्शन है वो तो ऑक्सीडेशन से हो रही है, लेकिन ये रिएक्शन कब संभव है, जब हम इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 इसमें डालेंगे। और ये जो V2O5 है ये एज एक्ट कैटलिस्ट की भांति कार्य कर रहा है। कहने का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराने पर तभी प्राप्त होगा जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट रिएक्शन ले लें। देखिए हमने बहुत सारी हमने रिडक्शंस रिएक्शन पढ़ी है, बहुत सारी अपचयन रिएक्शंस हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बहुत सारी रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शंस आप पढ़ें। और उन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर आपने एक राने निकल वर्ड यूज करते हैं, और ये जो राने निकल है ये एज Ni है जो कि एज एक्ट कैटलिस्ट की भांति कार्य करते हैं। ये अगर हम इन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर अगर हम राने निकल या Ni अगर हम नहीं लें तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया नहीं होगी। कहने का मतलब निकल जो है इस रिडक्शन रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम होता है। लॉट ऑफ रिएक्शंस में जो है राने निकल का काम जो है रिडक्शंस में काम होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एडिपोनाइट्राइल ये कंपाउंड लिया NCCH2 का होल 4 Cl, इसका अपचयन मतलब H2 से रिएक्शन कराई, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई हमने, राने निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराई। तो यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डाईएमीन जो है डाईएमीन कंपाउंड मिला, NH2CH2 का होल 6 NH2। तो इस रिएक्शन में हुआ तो क्या है,
रिडक्शंस, लेकिन ये रिडक्शन किसकी वजह से संभव है? कैटलिस्ट की वजह से। और इस कैटलिस्ट में कौन है यहाँ पर? निकेल, जो कि 3D सीरीज का एलिमेंट है, या ये 3D सीरीज का ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, इट मीन्स 3D सीरीज के तत्व जो है बहुत सारी रिएक्शन। इसी तरीके से हम ये देखें, अब इसमें देखिए ये जो राने निकल जो है, इसके बहुत सारी सूक्ष्म विभाजित निकल्स, फाइन डिवाइडेड निकल का उत्प्रेरकों में उपयोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले वनस्पति घी के निर्माण में भी किया जाता है। होता क्या है कि वनस्पति तेलों से असंतृप्त अम्लों के ग्लिसरीन ट्राइएस्टर होते हैं। यदि इन असंतृप्त श्रृंखलाओं को हाइड्रोजनीकरण द्वारा सशक्तिकरण कर दिया जाए तो ठोस वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया में सूक्ष्म विभाजन निकल प्रभाजी उत्प्रेरण का कार्य करता है। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है और इसकी रिएक्शन H2 से कराई, मतलब अब रिडक्शन कराया, किसकी उपस्थिति में कराया? निकल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गई? CH सिंगल बॉन्ड CH, मतलब एल्केन में बदल गई, मतलब ये रिडक्शंस हो गए यहाँ पर। और ये रिडक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है? निकल कैटलिस्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। इसी तरीके से और रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर ये एल्कीन ली और इन एल्कीनों का हम जो है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले ली, सपोज दैट कोई सी भी एल्कीन ले जाए आप, तो इस एल्कीन का अगर हम अब जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति, जिगलर नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति जो है की उपस्थिति में अगर हम क्या कराएं, अपचयन कराएं, तो यहाँ पर एल्कीन किस में बदल जाएगी? एल्कीन में। तो इस जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। तो जो TiCl4 है उसमें टाइटेनियम है, और टाइटेनियम जो है जो टाइटेनियम से यहाँ पर क्या मिल गया? यहाँ पर एल्केन। अब देखिए इस रिएक्शन में देखिए टाइटेनियम 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो टाइटेनियम एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। दूसरा, ये एल्कीन लिए, इसके N मॉलिक्यूल लिए और इस N मॉलिक्यूल से एल्केन बनी है, और वो कौन सी बनी है? यहाँ पर इसका पॉलीमराइजेशन हुआ है, बहुलीकरण हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हॉल N, मतलब पॉली एल्कीन, मतलब पॉलीथीन्स जो है, इस तरीके से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुलीकरण अभिक्रिया हुई है। और ये किसकी उपस्थिति में संभव है? ये संभव है किसकी उपस्थिति में? जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिसमें Ti एज ए कैटलिस्ट काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे। इसी तरीके से अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएं तो हमें यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल या मीथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? मीथेनॉल। और ये जो मीथेनॉल है ये कब मिलेगा? जब हमें कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में कराएं। कहने का मतलब, इसमें कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड किसकी भांति कार्य कर रहे हैं? कैटलिस्ट, मतलब ये कैटलिस्ट है, इसकी वजह से ये रिएक्शंस यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर CO प्लस H2H2O, कॉपर, निकल व क्रोमियम के ऑक्साइड, ये एज ए कैटलिस्ट है, तो यहाँ पर CH3COH यहाँ पर मिल रहा है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि बहुत सारी लॉट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस या इनऑर्गेनिक रिएक्शन में जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स है, वो ये तो कुछ ही एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्ट एज ए कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करते हैं, या ये रिएक्शन इनकी उपस्थिति में, इन धातुओं की उपस्थिति में होती है, और ये धातु वहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिससे हमें इजीली हमें जो है प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शंस को भी, अभिक्रिया की गति को बढ़ जाती है। अगर ये कैटलिस्ट इन रिएक्शनों में नहीं डालें तो ये रिएक्शन नहीं होगी, या जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो इजीली नहीं बनेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये जो तत्व है लॉट ऑफ रिएक्शन में, 3D सीरीज के तत्व हैं, लॉट ऑफ रिएक्शन में एक्ट एज ए कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करते हैं, जो कि 3D सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट गुण है, या इनके अंदर एक कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ पाई जाती है। अब देखिए ये जो संक्रमण तत्व है, इनमें कैटालाइटिक एक्टिविटी का क्या कारण है? कॉज ऑफ कैटालाइटिक रिएक्टिविटी या एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मैटर, इसके क्या कारण? देखिए दो प्रकार की कैटालाइटिक रिएक्शन होती है, एक होमोजीनियस समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया और एक दूसरी होती है विषमांगी कैटालाइटिक रिएक्शंस।
होमोजीनियस कैटलिस्ट या होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शंस, ये क्या होते हैं? देखिए, दो चीज़ यहाँ पर होती है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, या उनकी एक ही है, मतलब दोनों ही या तो सॉलिड है, दोनों ही या लिक्विड है, दोनों ही गैस है, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक, अब या मैं इसको इस तरीके से समझा दूँ, उसको बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शंस। अब देखिए, अगर मान लिया जाए दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस रिएक्शन या हेट्रोजीनियस या हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो देखिए, अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट तो यहाँ पर जो है, रिएक्टेंट तो हमारा है सॉलिड और हमारा कैटलिस्ट है हमारा लिक्विड है, या रिएक्टेंट हमारा लिक्विड है और कैटलिस्ट हमारा सॉलिड, मतलब दोनों की अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो दो प्रकार की रिएक्शन यहाँ पर होती है, ठीक है, और तो ये दोनों ही यहाँ पर हो सकती है। अब हमारा जो यहाँ शुरू में हमने ये कहा था कि जो है ये संक्रमण धातु जो है उत्प्रेरण सक्रियता का क्या कारण है, कॉज ऑफ कैटालाइटिक रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट क्यों काम करते हैं, या इनकी कैटालाइटिक रिएक्टिविटी या एक्टिविटी इनमें क्यों पाई जाती है। तो देखिए, इसके पीछे जो रीजंस है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या है, वेरिएबल बैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने और त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस वजह से वो चाहे होमोजीनियस रिएक्शंस हो चाहे वो हेट्रोजीनियस, इस वजह से ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट प्रयोग होते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर और समझाते हैं ढंग से, परिवर्तनीय संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकने त्याग सकने की प्रवृत्ति के कारण संक्रमण धातु समांग और विषमांग दोनों प्रकार के उत्प्रेरण में प्रयोग में लाए जाते हैं, या इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी के पीछे इनकी वेरिएबल इन डी ब्लॉक तत्वों की परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की वजह से इनमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है डी ब्लॉक 3D सीरीज के तत्वों में जो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, उत्प्रेरण गुण है, उसके ऊपर जो है ये आपने समझा है, पढ़ा है, इसमें नोट्स में दिखा हुआ है, और इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स जो आता है कि डी ब्लॉक के तत्व एज ए कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, या इनमें कैटालाइटिक रिएक्टिविटी होती है, या इनकी उपस्थिति में विभिन्न प्रकार की कैटालाइटिक रिएक्शंस के उदाहरण से ही समझाइए, या शॉर्ट नोट लिख दिए, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू। आपको समझ में आएगा इसके बारे में। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को।